पूरी दुनिया का जो बिज़नेस है वो ई कॉमर्स पे चला गया हुआ। हमारी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिग्री तो करवाती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ उसको नज़र नहीं आती। हमारा नौजवान चाहता है शॉर्टकट, करोड़ों में दे के एजेंट्स को, कोई डंकी लगा के बाहर जा रहे हैं, कोई लीगल रास्ते से जा रहे हैं, वही पैसे लगा के यहाँ पे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स का बिजनेस करें। पाकिस्तान की इकॉनमी भी सेट होएगी, हज़ारों लोगों का रोज़गार भी लगेगा। दुबई में हज़ारों कंपनीज बनी पड़ी हुई है, इंडियंस की, इसराइलियों की। ये स्टैम्प करते हैं और दुनिया में सेल करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी गवर्नेंस ठीक कर लें। ट्रेड को जो डील करते हैं सारे, वो इतने नेगेटिव हैं कि वो ये देख रहा होता है कि मेरी 2-2.5 लाख रुपए की नौकरी पक्की हो रही है, अगले का चाहे 2 करोड़ का 10 करोड़ का नुकसान हो जाए। ऐसी ऐसी कटलरी आइटम्स बनाई जाती हैं कि मैं खुद देख के हैरान हुआ हूँ कि ये पाकिस्तान से बनी है, पाकिस्तान से तैयार हुई। जो आप 2 मंथ की क्लास लेंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस प्रोडक्ट के ऊपर किस में इंटरेस्टेड है, उसके ऊपर आप रिसर्च करें। उसके बाद आपकी साथ साथ कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, उसके बाद आपकी वेबसाइट बन जाएगी, आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप हो जाएगी। ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लैंग्वेज होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि नौजवान तबका जब वो 16 साल तालीम हासिल करता है और बरसरे रोज़गार आने के लिए तगोदो करता है, तो उसे बहुत सारी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि आप नौकरी के लिए जाते हैं तो इब्तदाई तौर पे आपको 20-25 हज़ार की नौकरी मिलती है। ये वही मॉडल है जो आज से 5-7 साल या 10 साल पहले मौजूद था। तब भी 20-25 हज़ार की नौकरी मिलती थी, अब भी 20-25 हज़ार की नौकरी मिलती है। ज़्यादा छलांग लग जाए तो 40-50 हज़ार की नौकरी हो जाती है। लेकिन जो 10 साल के अरसे के दौरान अफराते ज़र में इजाफा हुआ, डॉलर की कदर में इजाफा हुआ और रुपए की कदर में गिरावट हुई, और उसके साथ साथ उसकी जो तालीम है उसके ऊपर अखराजात का इजाफा हुआ है, तो क्या ये तालमेल जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है? क्या वो अपने घर वालों का पेट पाल सकेगा? कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहां से आपने ग्रेजुएशन की हो, तो क्या वो ग्रेजुएशन के पैसे जो हैं वो आप 5-10 साल में निकाल लेते हैं? बड़ा मुश्किल होता है। अनटिल अनलेस के आपके वालिद साहब जो हैं वो खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हों, वो आपके लिए पैसा इन्वेस्ट करें, आपके लिए कारोबार शुरू कर दें और फिर आप उसके कुछ नताइज हासिल कर सकें। इसी वजह से हमने ये देखा कि गुज़श्ता 2 से 3 सालों में बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान से बैरून मुल्क स्टडी वीज़ा के ऊपर लोग जो हैं वो चले गए। बहुत सारे और लोग काम की गर्ज से बैरून मुल्क चले गए। और हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ हुई ब्रेन ड्रेन के हवाले से, कि पाकिस्तान का दिमाग जो है वो पाकिस्तान से जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है, ये बाहर जाएंगे और वहाँ पे कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे और फिर पाकिस्तान में वापस आएंगे और यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे। दो मुख्तलिफ तरह की आ रहा है। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने ये भी देखा कि बहुत सारी जो स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं उनकी रिजेक्शन सामने आई। यूके में बिलखुसूस उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को पॉइंट आउट किया या बहुत सारे इदारों को पॉइंट आउट करके वो रिजेक्शन लगा दी। अब जो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है उसके लिए क्या आगे ज़िंदगी में मराहिल आने हैं, उसको किस तरीके से तय करना है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या घर बैठे आप पैसा कमा सकते हैं या पैसा कमाने के दीगर ज़राए क्या हैं। कुछ लोग सिर्फ इसी सोच में नफ्सियाती तौर पे पागल हो जाते हैं कि मैं करूंगा क्या, पढ़ तो लिया, करूंगा क्या। तो आज इसी मंजरनामे पे गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान में बैठ के पैसा कैसे कमाया जा सकता है, उसके लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, तजर्बा कितना ज़रूरी है और तजर्बा आएगा कहाँ से। तो इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन यंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन और कन्वीनर स्टैंडिंग कमेटी एक्सपोर्टर्स लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जनाब शुएब बटालवी। बहुत शुक्रिया बटालवी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। बटालवी साहब, सबसे पहले तो बात करते हैं नौजवान तबके की जी कि नौजवान तबके को रोज़गार मार देता है। जी हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर तगोदो करते रहते हैं, 10-10, 15-15 साल लगा देते हैं नौकरी में। जी लेकिन आप उनसे अब भी पूछें कि आपकी तनख्वाह कितनी है, वो बताएंगे 60,000, 70,000। जी तो जब उसने शुरू की थी तो 30-40 हज़ार पे शुरू की थी। जी तो कुछ जगहों पे इंक्रीमेंट ही लगता, तो लोगों का पेट जो है जी वो भूख ही नहीं मिटा सकता। जी बिल्कुल। तो अब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? क्या पाकिस्तान में रहते हुए कोई ऐसे मौके मौजूद हैं कि आप यहाँ पे रह के अपना कारोबार कर सकें, अपना कुछ कमा सकें, हैंडसम अमाउंट कमा सकें, या फिर बाहर का रास्ता ही वाहिद तरजीह बन जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस टाइम पे जो सिचुएशन है आफ्टर कोविड, हम्म, पूरी दुनिया का जो बिज़नेस है वो ई कॉमर्स पे चला गया हुआ। हम्म, और यहाँ पे पाकिस्तान का हमारा नौजवान
बाहर भागने के चक्कर में हमारी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिग्री तो करवाती हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई बीबीए ऑनर्स कर रहा है, वो बिज़नेस की तरफ जाना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ उसको नज़र नहीं आती। उसकी बड़ी रीज़न क्या है? सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारा नौजवान चाहता है शॉर्टकट, कि क्योंकि वो देखता है सीएसपी ऑफिसर की तरफ के असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास डाला है, प्रोटोकॉल है, लेकिन वो एक उसको बाहर से उसका बिरोनी चेहरा सशके नज़र आ रहे होते हैं, जबकि वो खुद जब सीएसपी ऑफिसर बनता है तो उसको जाके पता चलता है ये तो सारा कुछ सरकार का है। इसी तरह से आप देख लें, चाहे चीफ सेक्रेटरी है, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी सीएसपी ऑफिसर्स हैं उनका, या कोई भी जिस मर्जी पोस्ट पे बैठा हुआ है पाकिस्तान पे, किसी भी बड़े अदारे का हेड भी बैठा हुआ है, उसका गुजारा उसकी पे में नहीं हो रहा है इस टाइम पे। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई हुई है, हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है हर मंथ जो है $4.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट जा रहा है, जबकि हमारी जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट्स जो है वो $4.5 बिलियन की हैं पर मंथ, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $2.5 बिलियन की, यानी $2 बिलियन माहाना तजारती खजाना। $2 बिलियन तकरीबन ऑलमोस्ट 50% जो है वो हमारा महाना की एक्सपोर्ट, $2.5 बिलियन की जी, $4.5 बिलियन की इंपोर्ट्स है, तो $2 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया। ट्रेड डेफिसिट जो है वो $2 बिलियन का हमारा चल रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे ये किया कि पाकिस्तान में स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट्स फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया। इससे पहले पाकिस्तान में कोई ऐसा एक्सपोर्ट सिखाने वाला कोई स्कूल नहीं बना। हमारा नौजवान क्या करता है, हम लोग हमारे बड़े भी मैट्रिक करवाते हैं, उसके बाद एफएससी आईसीएस जॉब मिली, कोई आर्मी अफसर बन गया, कोई जो है वो डॉक्टर के लिए आगे चला गया, लेकिन जो आगे एफएससी के बाद या आईसीएस के बाद यूनिवर्सिटी में जाता है हमारा नौजवान, वो यूनिवर्सिटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी में स्किल्स नहीं सिखाए जाते। यूनिवर्सिटी में जस्ट किताबी चीज़ें ही बताई जाती हैं। ठीक है, एजुकेशन करनी चाहिए, लेकिन हमें जो है इस फौरी तौर पे इमरजेंसी में चाइना के मॉड्यूल पे जाना पड़ेगा। चाइना में नौजवान को क्या कि मैट्रिक के बाद उसको स्किल्स सिखाए जाते हैं, उसको बिज़नेस की तरफ मूव किया जाता है, उसको एक्सपोर्ट्स की तरफ मूव किया जाता है। चाइना में बल्कि पूरी दुनिया में हज़ारों स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है। लॉजिस्टिक की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज करवाते हैं। इंग्लैंड में आप चले जाएं, वहाँ पे डिग्रीज करवाते हैं लॉजिस्टिक्स की, क्योंकि लॉजिस्टिक्स जो है हमारे यहाँ तो किसी को कहे जी मैं एक्सपोर्ट पढ़ रहा हूँ, तो वो कहेंगे जब पढ़ क्या रहे हो, ये तो ठीक है पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ तो वो तासुर होता है ना, मैट्रिक कर ला फिर आगे आसानी है, इंटर कर ला आगे आसानी है, तो वो क्या नाम है, ग्रेजुएशन कर लो आगे आसानी है। वो कहते हैं ना कि एक मीम आई थी कि तुम डिग्री के बगैर कुछ नहीं कर सकते, डिग्री के बगैर कुछ। तो कहता है मेरे घर वाले कहते थे तुम डिग्री के बगैर कुछ नहीं कर सकते, मैंने डिग्री लेके ये साबित किया है कि मैं डिग्री के साथ भी कुछ नहीं कर सकता। तो 99% ये सिचुएशन है। एक लाखों रुपए जो हमारा नौजवान पैसे लगा के, लाखों रुपए लगा के, जो कि आप अब्रॉड पैसे चले जाते हैं, करोड़ों में दे के एजेंट्स को, कोई डंकी लगा के बाहर जा रहे हैं, कोई लीगल रास्ते से जा रहे हैं, तो वो अगर वो ही पैसे लगा के यहाँ पे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स का बिज़नेस करें तो उससे पाकिस्तान की इकॉनमी भी सेट होएगी, आपके हज़ारों लोगों का रोज़गार भी लगेगा। आपके यहाँ पे देखें, एक एक्सपोर्टर कितने हज़ार लोगों का रोज़गार चला रहा होता है, जहाँ पे उसकी फसल लगी वहाँ पे रोज़गार चल गया। कॉटन की मैं अगर बात करूँ, कॉटन जिस ज़मीन पे लगी वहाँ उसका रोज़गार लगा, उसके बाद वो जिस ट्रांसपोर्टेशन यूज़ है उसका रोज़गार लगा, उसके बाद जिस फैक्ट्री में जाके उसका धागा बना उसका रोज़गार लगा, फिर धागे के बाद जिस फैक्ट्री में उसका कपड़ा बना उस फैक्ट्री में कितने हज़ार लोगों का रोज़गार लगा, फिर उसके बाद उसको एक्सपोर्ट्स किया, फिर उसके बाद जहाँ पर रंग हुआ डाइंग हुई वहाँ पे रोज़गार लगा, फिर जहाँ पे स्टिचिंग हुई तो ये कितने हज़ार लोगों का एक एक्सपोर्टर की वजह से रोज़गार चल रहा होता है। तो ये हमारा लेकिन बटालवी साहब ये भी तो देखें ना, पिछले कोई 10-12 सालों में जी बहुत सी जगहों के ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है जी उसको इवेल्युएट किया जाता है, और पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत सी जगहों से महंगी पड़ रही है। यानी अभी आप अगर देखें, अगर आप शूज़ को देख लें जी, अगर आप कपड़े को देख लें जी, तो चाइना ऐसा कपड़ा और शूज़ बना रहा है, आप मीट ही नहीं कर सकते उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, तो फिर कैसे एक्सपोर्ट चलेगी? इसमें एक चीज़ ये है कि एक टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना, पाकिस्तान की चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा भी हो जाए, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की दुनिया में डिमांड है। हमारा सर्जिकल दुनिया का बेहतरीन सर्जिकल है, जिसके ऊपर इवन के जर्मन जो है वो मेड इन जर्मन की स्टैम्प करके दुनिया को सेल कर रहे हैं।
सर्जिकल गुड्स के ऊपर। नहीं, पाकिस्तान में बनता है। पाकिस्तान में बनता है, सियालकोट में। सर्जिकल यहाँ पे बनता है, वो एक्सपोर्ट होता है। स्टैम्प जर्मनी की लगती है? नहीं, उधर जाता है जर्मनी में। अच्छा। वहाँ पे स्टैंप लगती है मेड इन जर्मन की, उसके बाद पूरे वर्ल्ड को सेल करता है जर्मनी। इसी तरह से हमारा चावल जो है, राइस, वो यहाँ से दुबई जाता है, दुनिया का बेहतरीन चावल है, उसके ऊपर मेड इन इंडिया की स्टैंप लगती है, इंडिया पूरी दुनिया को सेल करता है। ये इसी पिछले तरह दिनों से में एक हमारा खबर पढ़ रहा था, वो बासमती चावल हाँ। के राइट्स के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया का कोई झगड़ा चल रहा। जी, नहीं, पाकिस्तान का चावल दुबई जाके उस पर मेड इन इंडिया लिखा जाता है। मेड इन इंडिया लिखा जाता है और उसको फिर पूरी दुनिया में सेल किया जाता तो क्यों मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं लिखा जाता? है। मेड इन पाकिस्तान इसलिए नहीं लिखा जाता है, एक तो पाकिस्तानियों की रेपुटेशन काफ़ी ख़राब है, और इंडिया अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स की रेपुटेशन दुनिया में बताने के लिए कि ये प्रोडक्ट हमारी है, इसलिए मेड इन इंडिया का टैग लगा के दुनिया को सेल कर रहे हैं। इसी तरह से इसराइल जो है वो पाकिस्तानी जो फुटबॉल है, दुनिया का बेहतरीन फुटबॉल, इस वर्ल्ड कप में भी यहीं से गया है, सारा एक्सपोर्ट हुआ है। इससे पहले वो चाइना की तरफ मूव हुए, अदर कंट्रीज़ की तरफ मूव हुए, लेकिन उनको फुटबॉल पसंद नहीं आया। तो पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में भी इसलिए कितना फुटबॉल यूएस गया है, वहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ, तो वो फुटबॉल के ऊपर इसराइल, मेड इन इसराइल की स्टैंप करता है दुबई में, और उसके बाद दुनिया को सेल कर रहा है। स्पोर्ट्स गुड्स हमारी यानी जितनी बीच में जो है, ये जी। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट इजराइल जो है वो पाकिस्तान से खरीद रहा हो? डायरेक्ट नहीं खरीद रहा, ऐसा भी नहीं है कि भारत जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान से खरीद रहा इनडायरेक्ट खरीद रहा है। है? यानी बीच में कोई मीडिएटर है जो खरीदता है, या कोई जी। कंपनी है जो खरीदती है जी और फिर वो आगे सेल करती है किसी और? जी बिल्कुल, कोई कंपनी नहीं, इन्हीं की अपनी कंपनीज है। दुबई में हज़ारों कंपनीज बनी पड़ी हुई है इनकी, इंडियंस की और इसकी इसराइलियों की। ये स्टैम्प करते हैं और दुनिया में सेल करते हैं। एक मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड में एक इंडियन है, उसने पाकिस्तान की चावल से रिलेटेड कोई ऐसी कंपनी नहीं छोड़ी जो इंग्लैंड में ना रजिस्टर की हो। जो पाकिस्तान में चावल की कोई नई कंपनी रजिस्टर होती है, वो उसी नाम से इंग्लैंड में रजिस्टर कर लेता है। क्यों? वहाँ पे पाकिस्तानी चावल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पीछे यूरोपीय यूनियन ने बैन कर दिया था इंडिया को, इंडिया के चावल को। उसके बाद हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था कि हम लोग यहाँ से पाकिस्तान से बेतहाशा चावल एक्सपोर्ट करते, लेकिन उसका फ़ायदा फिर इंडिया ने उठाया। ठीक है, इवन कि हमारा जो मैंगो जाता है, आम यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, उसके ऊपर भी इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया, क्योंकि उनका आम जो है वो बड़ा खट्टा होता है, जैसे हमारा सिंदड़ी नया नया चलता है ना, इसी तरह से इंडिया का आम जो है वो बेजायका है। पाकिस्तान का आम दुनिया का बेहतरीन आम है, तो उसके ऊपर मेड इन, बॉक्स के ऊपर मेड इन पाकिस्तान के आम का जायका है, दुनिया में किसी का जायका नहीं, किसी का जायका, किसी मैंगो का जायका नहीं है जिस तरह का पाकिस्तान के आम का जायका है। क्या रेट में बिकता होगा बाहर? बाहर अगर आप कनाडा में एक्सपोर्ट हम करते हैं तो वो $25 का 1 किलो बिकता है। $25? यानी कमो बेश 7,000 का। कमो बेश आप कैनेडियन डॉलर है तकरीबन 210-20 रुपए का। 210-20 का? सॉरी, हाँ 210-20 का है कैनेडियन डॉलर, आप कर लें 25 के साथ। तो ये तो कोई 8,000, हाँ 8-6-7 हज़ार बनते हैं तकरीबन, ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार का 1 किलो। 1 किलो, तो यहाँ पे 400 रुपए किलो, यहाँ पे 200 रुपये किलो। तो इंडिया जो है ये कौन से वाला आम है? ये जो हमारा पहले सिंदरी चौंसा चलता है, उसके बाद मौसमी चौंसा चलता है, उसके बाद हमारा जो है वो वाइट चौंसा चलता है। डिफरेंट मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, 10-20 रुपए का डिफरेंट होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। अच्छा जी, तो ये दुनिया में आगे ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इस साल कितना आम एक्सपोर्ट हुआ होगा? इस साल सबसे कम हुआ है, तारीख में सबसे कम आम एक्सपोर्ट हुआ है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि एक तो फ्लड बहुत ज़्यादा आया, उसकी वजह से आम पीछे से आ नहीं सका। पहले आम का सीज़न चलता था 3-3.5 महीने, दबा के एक्सपोर्ट्स होता था। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। एक्सपोर्ट की कोई मिनिस्ट्री नहीं है, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है ट्रेड, और जो टिडैप है वो आप देख लें सोया हुआ अदारा है, किसी को पता ही नहीं। 99% लोगों को नहीं पता होगा टिडैप के बारे में। ट्रेड डेवलपमेंट क्या है? ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम ये है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स को देखना, हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को देखना। ठीक। ट्रैप के जो अंडर कमांड जो लोग हैं, जो एम्बेसीज में हमारे बैठे हुए हैं, ट्रेड कौंसल्स, उनका काम है कि जो जैसे दुबई में बैठा हुआ है जो ट्रेड कौंसल, उसका काम है कि इस चीज़ को जो है वो क्लियर करना कि हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर दुबई से कोई मेड इन इंडिया, मेड इन इसराइल, मेड इन जर्मन स्टैम्प करके तो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा। हमारी प्रोडक्ट्स है तो हमारी पाकिस्तान की पहचान बननी चाहिए ना। हमारी स्पोर्ट्स गुड्स है तो पाकिस्तान की पहचान बननी चाहिए। हमारी सर्जिकल है तो पाकिस्तान की पहचान बननी चाहिए।
हमारी कॉटन दुनिया की बेहतरीन कॉटन है तो पाकिस्तान की पहचान बननी चाहिए। तो ट्रेड काउंसिल का काम है कि जो दुबई में बैठा है, इंग्लैंड में बैठा है, इनका काम क्या है? ट्रेड काउंसिल यहाँ से CSP ऑफिसर को वहाँ पे भेज देते हैं, उसको पता ही नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में। तो ये जो स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट्स, इस तरह तो दुनिया में जी यानी वो जो ब्रांड्स हैं, या जैसे आप जी नाम ले लें, जी लिवाइस का नाम ले लें, या गुची का ले लें, या एलवी का एडिडास ले लें, या नहीं इस तरह के कोई भी जी नाम, अगर हम सिर्फ गारमेंट्स के एतबार से जी ले लें तो वो बनती पाकिस्तान में है, जी बिल्कुल अमेरिका में सेल होती है, कनाडा में सेल होती है, यूरोप जी में होती है, लेकिन उसके जी ऊपर मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाता है। जी हालांकि वो कंपनी पाकिस्तान की नहीं है, नहीं वो है पाकिस्तान में ऑर्डर अपना देती है, यहाँ पे जी बनता है और बाहर जी जाता है। जिस तरह शूज बनते हैं, तो जैसे शूज अब चाइना के अंदर बन जी रहे हैं या वियतनाम में बन रहे हैं, तो उसके ऊपर मेड इन वियतनाम लिखा जाता है, हालांकि वो कंपनी अमेरिका की है। जी तो बिल्कुल फिर जब बाहर कोई चीज जा रही है, जी वो कंपनी किसी और की हो, लेकिन मेड इन तो पाकिस्तान लिखा जाना जी चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे या प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान लिखा जाना प्रोड्यूस बाय चाहिए। तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं लिखा जाता उसकी? नहीं, वो लिखा जाता है यहाँ पे, हम्म, यहाँ से कस्टम्स उसको चेक करता है एयरपोर्ट से, सी पोर्ट से, लेकिन वहाँ पे जाके चेंजिंग होती है। मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो 18 अदारे एक्सपोर्ट्स को डील करते हैं, उनमें से एक सबसे छोटा अदारा जो जिसका अहम किरदार है इसमें, ट्रेड कौंसल का, वो वहाँ पे जाता ही इसलिए कि पाकिस्तान की ट्रेड इसको दिखेगा, लेकिन वो वहाँ पे अपनी इंजॉयमेंट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है एक्सपोर्ट्स कैसे होती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में PSW, पाकिस्तान सिंगल विंडो, जो उसका एक वेबसाइट है PSW, वहाँ से लाइसेंस कैसे मिलता है, एक्सपोर्टर कितनी मुश्किल से आजकल के कंपटीशन के दौर में कैसे ऑर्डर्स लेके कैसे दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स कर रहा है। और उसकी आप इंडिया क्या करता है? इंडिया, चाइना, बांग्लादेश की हमारी हमसे एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उनके ट्रेड काउंसिल्स जो है, उनके जो स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ से ट्रेन होके जाते हैं। दूसरा वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो कम है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर तब वो भी तो कहते हैं कि देखें सब्सिडाइज्ड जो है सेक्टर्स हैं, जिस तरह आप फैसलाबाद में जी अगर आप इंडस्ट्रियल जोन को देख लें तो जी वो सब्सिडाइज्ड है। जी बहुत सी गवर्नमेंट्स के आने के बाद वहाँ जी पे रेट फिर रिवाइज हो जाते हैं, जी तो वो अक्सर औकात उनको ऑर्डर सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाते कि वो जो उनकी डिमांड होती है वो उसको मीट नहीं कर पाते। डिमांड को मीट नहीं कर पाते। डिमांड देखें, ऑर्डर्स जो है ना, जिसने भी पाकिस्तान, अब लिवाइस सारा पाकिस्तान से बन रहा है, बनता है एडिडास सारा पाकिस्तान से बनता बनता है, है। ठीक है। उसके बाद जितने बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान से बनते हैं, हम्म, सिर्फ उसके टैक्स जो हैं वो वहाँ से इंपोर्ट होते हैं, बटन्स और जिप वहाँ बाहर से इंपोर्ट होती है, हम्म। और टोटल गारमेंट्स यहाँ से लेकिन बनते उसमें जाता है। मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाता है। मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाता है, हम्म, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी ना हो रही हो तो लिवाइस पाकिस्तान से क्यों बनवाए, एडिडास पाकिस्तान से क्यों बनवाए? इतने बड़े ब्रांड्स जो है, नाइकी, आपकी इंटरलूप, दुनिया की नंबर 1 सॉक्स बनाने वाली कंपनी है, उसको क्यों ऑर्डर्स दे रहे हैं ये लोग? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम्पीट हो रही है ना, इंडिया के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में। हमारी प्रोडक्शन इतनी अच्छी है, हमारी प्रोडक्ट्स दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए दुनिया में एक्सपोर्ट्स हो रही है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी गवर्नेंस ठीक कर लें, आप अपनी एक्सपोर्ट्स के जो अदारे हैं, 18 अदारे जो एक्सपोर्ट्स को डील कर रहे हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस बैठा दें। अगर बैंक्स में, ट्रेड ब्रांच में अगर कोई ट्रेड में आता है, एक्सपोर्ट्स का जो ई फॉर्म इशू करता है, वहाँ पे आप जो है ट्रेन, उसके पास स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट्स का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर कोई ट्रेड काउंसिल बाहर जाके बैठा किसी एम्बेसी में, तो उसकी वहाँ से पहले कम से कम 1 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर कोई कस्टम में जाके एक्सपोर्ट्स में अपॉइंट हुआ है तो उसकी स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट्स से ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर कोई एंटी नारकोटिक्स फोर्स में पोर्ट्स पे बैठा जाके, उसकी वहाँ से ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर कोई GHA ग्राउंड हैंडलिंग अथॉरिटीज़ बैठी हैं तो वहाँ पे जो एक्सपोर्ट में है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसी तरह जितने अदारे, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, ड्रैप है, सबकी ट्रेनिंग होएगी तो इनको पता होएगा, इनको कदर होएगी कि एक एक्सपोर्टर के साथ कितने हज़ार लोगों का रोज़गार चल रहा है। अच्छा, तो मैं जो आपकी बात थी कि जॉब्स और यहाँ से हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का 70% जो है यानी वो ये आबादी फिर नौजवानों की है। आप है। नौजवान को माइल नहीं कर रहे कि वो एक्सपोर्ट की तरफ आए? नहीं, मैं तो माइल कर रहा हूँ कैसे नौजवानों आप को। उसे नौजवान, बता रहे हैं मैंने कि तो भाई पाकिस्तान यहाँ में, पे डैप नहीं अपना काम करता, कॉमर्स अपना काम नहीं, ये तो कॉमर्स मैं मिनिस्ट्री आपको अपना बता काम रहा नहीं हूँ कि करती। आपके चैनल से काश के हमारे गवर्नमेंट पे कोई असर हो जाए, कोई एक्सपोर्ट की मिनिस्ट्री बना दें, कोई उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस बना दें, ताकि जो है वो, अभी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जो एक्सपोर्ट्स को डील करते हैं वो इतनी नेगेटिव है, इतनी नेगेटिव है। एक्सपोर्ट्स को क्या, ट्रेड को जो डील करते हैं सारे, वो इतने नेगेटिव हैं कि वो ये देख रहा होता है कि मेरी 2-2.5 लाख रुपए की नौकरी पक्की हो रही है, मैं 2-2.5 लाख रुपए जो मेरी सैलरी है वो ठीक चल रही है, मैंने अगले का चाहे 2 करोड़ का 10 करोड़ का नुकसान हो जाए।
जिस दिन ये पॉजिटिव की तरफ चले गए, पॉजिटिविटी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया ब्यूरोक्रेसी ने हमारी, उस दिन के बाद पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। तो फिर आप नई नस्ल को क्या ये मशवरा दे रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट की तरफ आए जब सिस्टम के अंदर इतने लूप होल्स मौजूद हैं? देखें, हमारे जो बड़े थे ना, सीएम लतीफ़ बटालवी साहब, उन्होंने पाकिस्तान में बीको फैक्ट्री लेकर आए, बटाला इंजीनियरिंग कंपनी, जो बाद में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने उसको पीको का नाम दे दिया, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी उसको कर दिया। अब वो आज आप पीको का हाल देख ले, क्या हुआ पड़ा है, नेशनलाइज होगी। सीएम लतीफ़ बटालवी साहब ने दुनिया से इंजीनियर आके पीको से ट्रेन होते थे। उस वक्त के चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जॉन इन लाए, उन्होंने अपने इंजीनियर्स आके पीको से, जो पहले बीको थी आज पीको है, वहाँ से ट्रेन ये करवाए। आपके बड़े की? जी, मेरे बड़े थे वो मेरे ताया दादा लगते थे। अच्छा। वहाँ से आके उन्होंने ट्रेन करवाए ये लोग सारे। अब आज चाइना देख ले कितनी बड़ी इकॉनमी बना पड़ा है, दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी है इस टाइम पे चाइना की आप एक्सपोर्ट्स देख ले कहाँ पे खड़ी हुई है। अगर ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब उस वक्त नेशनलाइज ना करते, उनको ये उनके मुल्क से ही मुल्क बदर ना करते, तो आज पाकिस्तान चाइना से भी बड़ा जो है वो इकॉनमी में जो है ना नंबर 1 दुनिया में एक्सपोर्टर होता। अब उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से एक तो IMF की जान छूट जाए, पाकिस्तान जो है जो 50% प्लस जो इनके ऊपर सूद की मद में दे रहे हैं हम, वो जान छूट जाए। उसके लिए ये अभी आप ये समझ लें कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है ना। इसी तरह से स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट्स मैंने जो स्टार्ट किया है, अभी 60 स्टूडेंट्स मैंने ट्रेन कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा सेशन था ये लास्ट संडे के संडे में क्लास देता हूँ 5 घंटे की, उसमें 60 के 60 स्टूडेंट्स मेरे रजिस्टर एक्सपोर्टर बन गए हैं, चैम्बर्स की मेंबरशिप उनकी हो गई है, PSW लाइसेंस बन चुके हैं। वो सारा कुछ आप खुद करवा के दे रहे हैं? वो खुद मैं करवा के दे रहा हूँ इंडिविजुअल अपनी बेस पे, मेरा अपना एक्सपेंस हो रहा है उसके ऊपर, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करते करते कतरे कतरे से दरिया बनता है। मैंने और इंडिविजुअल तौर पे मैं इसको स्टार्ट कर देखा जी, जिसके अंदर आपने हज़ारों अरब जी सालाना की बुनियाद पे पाकिस्तान लाने जी का दावा किया। जी। कितने थे वो? कितने पैसे कहे थे? 150 अरब। 150 अरब जी, सालाना या महाना? 150 अरब टोटल अभी तक एक्सपोर्ट्स में। जो मेरे 300 स्टूडेंट्स हैं जो यंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मेंबर्स भी हैं, वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। ये वो है जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं। हमारा फोकस जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीछे लास्ट ईयर जो है 2025 में नंबर 1 एक्सपोर्टर्स का बड़ी इंडस्ट्रीज़ को बुला के इनाम दिया, उनको नवाजा। जो छोटे SME एक्सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ इनका कोई फोकस नहीं है। हालांकि छोटे एक्सपोर्टर्स जो है, छोटे बिजनेस कम्युनिटी जो है, छोटे ट्रेडर जो है, वो आपकी बैकबोन की हैसियत रखते हैं। अगर आप उनको ओबलाइज करेंगे तो उनकी तरफ देख के दूसरा स्टूडेंट भी, हमारा नौजवान बाहर जाने के नहीं भागेगा, वो यहाँ पे कोशिश करेगा। और हमारे नौजवानों में जो टैलेंट है वो इतना टैलेंट है, आपने लास्ट 2025 की जंग में देख लिया कि हमारी फ़ौज में जो नौजवान गया है हमारा, उनके साथ सिविल लोगों ने साथ काम किया है, तो कहाँ पे दुनिया खड़ी हुई। वैसे पाकिस्तान के बारे में तासुर ये पाया जाता है कि पाकिस्तान में जुगाड़िए बहुत ज़्यादा। जुगाड़िए बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे। तो क्या जुगाड़ लगता होगा एक्सपोर्ट में? बहुत सारे जुगाड़ लगते हैं, बहुत सारे जुगाड़ लगते हैं। मसलन? आपकी सबसे बड़ी मैं आपको बताऊँ, वज़ीराबाद में कटलरी आइटम्स की बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। आप वहाँ पे देख लें कि ऐसी कटलरी आइटम्स बनाई जाती हैं कि मैं खुद देख के हैरान हुआ हूँ कि ये पाकिस्तान से बनी है, पाकिस्तान से तैयार हुई है। उसकी इतनी बड़ी एक्सपोर्ट्स है ई-कॉमर्स के ऊपर, अमेज़ोन के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर, उसकी तरफ कोई फोकस नहीं है। उसके लिए आज तक पाकिस्तान ने यहाँ पे, अमेज़ोन तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है, जो स्टूडेंट यहाँ से या कोई बच्चा जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है अमेज़ोन पे, बाहर अकाउंट लिया हुआ उसने, उसके अगेंस्ट वो बैंक से ई-फॉर्म लेता है, एक्सपोर्ट फॉर्म जो ट्रेड ब्रांच देती है। वो ई-फॉर्म जो है वो जब ले लेता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आप ये 1948 के कानून के तहत 6 मंथ के अंदर इसकी पेमेंट्स पाकिस्तान में वापस आएंगी। उसकी पेमेंट्स तो 100% आनी होती हैं। वो जब आज उसने 1000 पीस लगाया है मिसाल के तौर पे कटलरी आइटम्स की, तो 1000 पीस उसका अगर 6 मंथ में अमेज़ोन की साइट पे नहीं सेल होता, ठीक है, तो वो स्टेट बैंक क्या करेगा, उसकी जो है कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देगा। उसके बाद FIA का ऑर्डर देगा कि आप इसको क्लोज़ कर दे, इसको अरेस्ट कर ले। अब उसकी जो अदर कंट्रीज़ में ई-कॉमर्स के अलावा एक्सपोर्ट्स हो रही है वो भी बंद हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें उसके बाद उसकी अगर 6 मंथ के अंदर एक्सपोर्ट्स, 1 मंथ में ही वो सारी प्रोडक्ट्स 1000 पीस उसका सेल हो गया, उसकी अमेज़ोन
पाकिस्तान में तो नहीं है, अमेज़ोन ने तो अमेज़ोन के अकाउंट में पेमेंट कर दी है ना, उसका जो बना होगा उस अकाउंट से वो कैसे पाकिस्तान में पेमेंट्स लेकर आएगा। उसका ई कॉमर्स का कोई ना कोई अल्टरनेट इनको बनाना चाहिए था, वो आज तक नहीं बना यहाँ पे। तो आप कैसे अपनी इकॉनमी को सेट कर पाएंगे? तो फिर मेरा वही बटालवी साहब से मेरा सवाल वहीं पे खड़ा है। जी फर्ज करें मैं हूँ जी और मैं इंटरमीडिएट पास हूँ, जी मेरे पास सरमाया नहीं है, जी भावना भी मुझे बहुत कम है, जी कारोबार कभी किया नहीं, जी। मेरे पास क्या ऑप्शन? आप सबसे पहले तो स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट्स में 2 मंथ की ये ट्रेनिंग करेंगे। कर ली, आपकी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर होती है एक्सपोर्ट गई। इंपोर्ट की, जो हम लोग समझते हैं 99% नौजवान यही समझता है कि ये जो है लाखों रुपए में रजिस्टर होती है कंपनी। कोई पैसे नहीं लगते? कोई पैसे नहीं, सिर्फ 500 रुपये का आपकी बायोमेट्रिक करनी पड़ती है आपको, अच्छा। उसके अलावा कोई पैसे नहीं आपके लगते। यानी वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी करवाना है तो उसके भी कोई वो पैसे 2000 रुपये में चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको रजिस्टर कर देता है। नहीं? अच्छा, जी, ये ऑफिशियली फ़ी है उनकी? ऑफिशियली फ़ी है, उसके अलावा कोई पैसे नहीं है इसके। आपकी कंपनी रजिस्टर हो हो जाएगी, गई। आपका नौजवान अपनी वेबसाइट आजकल खुद बना लेता है। सर आईटी मुझे में नहीं बनानी आती। आप वेबसाइट बनवा लें, 2-3 हज़ार रुपये में आपकी डोमेन मिल जाती है, आप ठीक, ऑफिशियल बन गई। वेबसाइट बना लें, बन गई। ठीक है। उसके बाद आप अपने जो है वो ऑर्डर्स लेने शुरू करते हैं। हमारा स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट की किस चीज़ वेबसाइट के पे ऑर्डर लूँ? मैंने तो अभी आप प्रोडक्ट हंटिंग ही नहीं की, मुझे पता ही आप नहीं। उसके ऊपर रिसर्च करें पहले। सबसे पहले जो आप 2 मंथ की क्लास लेंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस प्रोडक्ट के ऊपर किस में इंटरेस्टेड हैं, उसके ऊपर आप रिसर्च करें। उसके बाद आपकी साथ साथ कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, उसके बाद आपकी वेबसाइट बन जाएगी, आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप हो जाएगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में येलो पेजेस बुक है जो पूरी दुनिया के हर चैम्बर में पड़ी है, उसके ऊपर टोटल डाटा पड़ा हुआ चैम्बर की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। उसके ऊपर दुनिया के क्लाइंट्स, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स का टोटल डाटा है। उसके अलावा हमने स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट में अपनी वेबसाइट पे सर यहाँ पे Next- मैं आपको रोकता जी हूँ। आप कह रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की येलो बुक के अंदर पूरा डाटा पड़ा, जी डाटा पड़ा। उस डेटा में SME को हिट करने वाले कितने होंगे? यानी मैं हूँ, फर्ज करें मैं हूँ, जी मेरा ताल्लुक भी बहुत अच्छा नहीं है, जी मैंने एक ऑर्डर लेना है, जी ऑर्डर है बाहर का, जी और वो ऑर्डर है, मैं अभी बड़ी कोई छलांग भी नहीं लगा सकता। फर्ज जी। कर लें ऑर्डर आ गया 100 हुडीज़ का। जी अब 100 हुडीज़ मुझे यहाँ बना के कौन देगा? मुझे ऑर्डर किस बुनियाद पे मिलेगा जब मेरा बैकग्राउंड ही कुछ नहीं है, मैं उसको बता ही नहीं सकता। आपकी जब कंपनी रजिस्टर होएगी, ऑफिशियल वेबसाइट होएगी, आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप होएगी, आपका बायर जो है, आपको टेक्निकल चीज़ें एक्सपोर्ट्स की पता होएंगी, मिसाल के तौर पे FOB फ्री ऑन बोर्ड, C&F कॉस्ट एंड फ्रेट, इस तरह की टेक्निकल चीज़ें पता होएंगी, पेमेंट टर्म्स की पता होएगा आपको, जो आप ट्रेनिंग कर चुके होंगे। उसमें आपको फ्रेट की कॉस्ट पता होएगी कि इस एयरलाइन पे या इस शिपिंग लाइन पे मैं करूँगा तो इतना फ्रेट आएगा, इस एयरलाइन पे और इस शिपिंग लाइन पे करूँगा तो इतना कम पड़ेगा, इस कंट्री में ये SOPs चल रही हैं, ये जो एक्सपोर्ट में आप ट्रेनिंग लेंगे। तो उसके बाद आप टोटल ट्रेन हो चुके होंगे। आपका बायर जो है वो ऑफिशियल तौर पे आपसे जो क्वेश्चनिंग करेगा वो आपको वेरीफाई करेगा उसमें। मिसाल के तौर पे मैं बायर हूँ, आप एक्सपोर्टर हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ कि यार आप मुझे जो है ना आप मुझसे, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे एक्स फैक्ट्री कंसाइनमेंट चाहिए। एक्स फैक्ट्री का मतलब है कि आपकी फैक्ट्री से मैं खुद ही उठा लूँगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि FOB चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि FOB क्या चीज़ है, फ्री ऑन बोर्ड। आप आगे से क्वेश्चन करें FOB तो मैं समझ जाऊँगा कि इनको एक्सपोर्ट इन्होंने कभी की नहीं है, इनको पता ही नहीं है। ठीक है। मैं CIF का पूछता हूँ, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, आपको नहीं पता। मैं आपको C&F का पूछता हूँ, आपको नहीं पता। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लैंग्वेज होती है ये। तो उसमें फिर आप क्या करें, मैं फौरी समझ जाऊंगा कि इस एक्सपोर्टर को कुछ नहीं पता। मैं आपसे अगर हर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसका आंसर कर रहे हैं टेक्निकल तरीके से, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये प्रोफेशनल एक्सपोर्टर है। मैं आपकी वेबसाइट पे भी जाता हूँ, वहाँ से भी चेक कर लेता हूँ, मैं आपको चैम्बर से भी वेरीफाई कर लेता हूँ, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होएगा कि मैं आपसे क्यों ना सामान मंगवाऊँ, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया में कोफेस, डन एंड ब्रेड जैसी कंपनीज़ हैं जो आपको वेरीफाई करके देती हैं कि आप इस कंसाइनी को या शिपर की रेपुटेशन, आप सामान भेज रहे हैं, इसकी रेपुटेशन ये है, इसकी गुडविल है या बैड विल है, आपको वो टोटल बता देंगे कि आपका जो है ना ये बंदा, इसकी रेपुटेशन पाकिस्तान में ठीक है या ये कंसाइनी है, इसको आप सामान भेजें या ना भेजें। वो कुछ माइनर से चार्जेस लेते हैं, वो आपको रिकमेंड भी कर लेंगे कि आप इसको अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है। नंबर 2। नंबर 3, आपके बैंक के साथ चल रहे होते हैं, आपको टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे मैंने बताया उसमें पेमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशन भी आ जाती हैं।
यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी नौजवान को और दुनिया में बायर्स को सबसे पहले तो ये इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं होती कि बायर अगर पाकिस्तान में पेमेंट्स भेज रहा है एडवांस में, तो ये शिपर मुझे वहाँ पे सामान भेजेगा कि नहीं भेजेगा। हमें यहाँ से डाउट होता है कि वहाँ पे बायर को मैं सामान भेज रहा हूँ, वो वहाँ से मुझे पेमेंट्स भेजेगा कि नहीं भेजेगा। उसके लिए टेक्निकल चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए। ये जो स्कूल ऑफ एक्सपोर्ट्स में मैं बताता हूँ, उसमें हम क्या बताते हैं, उसमें हम आपको DAP बताते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, CAD कैश अगेंस्ट पेमेंट्स। उसमें आप यहाँ से कंसाइनमेंट भेज देते हैं, आपका बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें LCs का बताया जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, LC एट साइट है। लेकिन एलसी ये के लिए तो फिर आपका तो- बैकग्राउंड तो होना चाहिए ना। जब आपने कोई जी कंसाइनमेंट भेजी नहीं, कोई खरीदी नहीं, कोई बनाई नहीं, तो जी एलसी बैंक मेरे जैसे को एलसी क्यों खोल के देगा? नहीं, बैंक खोल के देता है आपको, क्यों नहीं खोल के देता LC? आपका बायर, आपका बैंक, आप जब आपका बायर वहाँ से LC देगा तो आपका बैंक क्यों नहीं खोलेगा LC? बैंक को तो बिजनेस चाहिए। अच्छा, मुझे सिर्फ एंड पे ये क्लैरिफाई करें, जी यहाँ पे कारोबार करना, जी यहाँ पे नौकरी करना जी और एक्सपोर्ट करना, जी। क्या फ़र्क है? किस में? पाकिस्तान में और पाकिस्तान बाहर में, अब्रॉड में? पाकिस्तान में कि यहाँ पे नौकरी करके कितना फ़ायदा हो सकता है, जी यहाँ पे कारोबार करके कितना फ़ायदा हो सकता है डोमेस्टिक लेवल पे, जी। और यहाँ पे एक्सपोर्ट करके कितना फ़ायदा हो सकता है, यानी इनकम में रेशो कितनी हो सकती है? देखें, एक्सपोर्ट जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिजनेस था, सुन्नत रसूल भी है, इसलिए अल्लाह पाक ने इसमें इतनी बरकत रखी हुई है। ठीक है, जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रेशो भी है। उससे आप ये सोच के ना एक्सपोर्ट करें कि आपका ही रोज़गार चलेगा उससे, कि सिर्फ आप ही कमा रहे हैं उसमें। आप ये सोच के करें कि इस मेरे साथ साथ ये अगर मैं बराबर में भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, नो लॉस नो प्रॉफिट पे, फिर भी मेरे साथ कितने लोगों का रोज़गार चल रहा है। गवर्नमेंट को टैक्सेस भी जा रहे हैं, बैंक्स में जो लोग बैठे हैं उनका भी रोज़गार चल रहा है, मेरे साथ जो इंडस्ट्री चल रही है उसका भी रोज़गार चल रहा है, जो ट्रांसपोर्टर चल रहे हैं उनका भी रोज़गार चल रहा है। तो इतने हज़ार लोगों का चल रहा है, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपके रिज़्क में बरकत स्टार्ट कर देता है। अल्लाह ताला आपकी कोशिश देखता है, आपकी लॉयल्टी देखता है, आपकी ऑनेस्टी देखता है। अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि अगर आपने ये लालच किया ना जहाँ पे इतना सा भी कि यार मुझे 10 रुपये बचे, अगला जाए बाढ़ में, या मेरा स्टाफ को ना सैलरी मिले, तो वो वहाँ पे फिर आपकी बेबरकती हो जाती है, वहाँ से बरकत अल्लाह ताला उठा लेते हैं। आप एक्सपोर्ट्स करें। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है डोमेस्टिक लेवल पे। डोमेस्टिक लेवल पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बिज़नेस करना इतना मुश्किल बना दिया गया है हमारी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, इतना मुश्किल बना दिया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब तो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, बिज़नेस बढ़े, ट्रेड बढ़े, SIFC जैसा अदारा बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को उसके ऊपर बैठा दिया। जब ब्यूरोक्रेसी को पता चलता है कि यार एक ब्यूरोक्रेट की सैलरी 5 लाख है, 4 लाख रुपए है, उसका एक्सपेंस जो है वो 20 लाख रुपए का है, उसके सशके जो है वो 30 लाख रुपए के हैं, तो ये बिजनेसमैन एक छोटी सी फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ है, यंग लड़का है, और इसके पास 400-500 मुलाजिम हैं, इसकी 1 अरब से ज़्यादा की आमदन है, वो फिर उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर देता है, उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। तो ये बार बार मैं हर प्रोग्राम में यही बात करता हूँ कि आप ब्यूरोक्रेसी के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, उनको लगाम डालें, उनको इतना खुला ना छोड़ें कि वो आपकी देखें, जब बिजनेसमैन ही नहीं रहेगा, आपका ट्रेडर ही नहीं रहेगा, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं रहेंगी, आपकी इंपोर्ट्स नहीं रहेंगी, तो आप अपने गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट करेगी? अवाम से टैक्स तो अभी निचोड़ के निकाला जा रहा है, लेकिन जब बिजनेसमैन नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा पाकिस्तान में, ट्रेड नहीं होगी, तो फिर कहाँ से टैक्स लेंगे? टैक्स नहीं होएगा, फौज को सैलरीज कहाँ से जाएंगी, ब्यूरोक्रेसी को सैलरीज कहाँ से जाएंगी? जो इतनी आपने खलकत पाली हुई है, जो आपके गवर्नमेंट के सशके हैं, इतने प्रोटोकॉल्स हैं, ये कैसे मैनेज होंगे? तो आप बिजनेसमैनों को, मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो फैसिलिटेट करना चाहिए। SIFC को जिस तरह से चलना चाहिए था, स्टार्ट में बड़ा अच्छा चल रहा था SIFC, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली SIFC भी बिल्कुल बैठ गया। जिस तरह से चलना चाहिए था, अगर वो चल जाता, आज दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 इकॉनमी की हैसियत रखता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ब्यूरोक्रेसी उसको चलने नहीं दे रही SIFC को। यानी ये जो लूप होल सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, अगर ये ख़त्म कर लिए जाएं तो मईशत जो है वो परवान चढ़ सकती है, ये किसी दीवाने का ख्वाब नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, तो उन पैराए या उन रास्तों के ऊपर चलना पड़ेगा, फुट स्टेप्स जो
शुएब बटालवी साहब बता रहे हैं, तभी आप पाकिस्तान में कारोबार करने के अलावा बैरून मुल्क अपने कारोबार का जो हजम है उसका फैलाव कर सकते हैं और उसके नताइज हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शुएब बटालवी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड और मेहमान और मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।